बोर्डिंग पास ले लिया मैंने, जिसका डर था वही हुआ। तो ये आ गए कुछ 1 मिलियन। हे गाइस, तो स्वागत करता हूँ आपकी एक नई वीडियो में। आप देख सकते हो अभी कितना अंधेरा है, क्योंकि अभी बज रहे हैं सुबह के 4 और मैं जा रहा हूँ होचिमिन सिटी के एयरपोर्ट में। टर्मिनल 2 है, वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए है। वहाँ से मेरी फ़्लाइट है आज बाली के लिए। तो सबसे पहले टैक्सी बुक कर लेता हूँ यहाँ से, और टैक्सी से जाते हैं हम एयरपोर्ट। तो जो मेरी फ़्लाइट थी वो 7 बजे आने वाली थी, पर अब वो आ रही है 8 बजे। तो 1 घंटे डिले हो गई मेरी फ़्लाइट। हॉस्टल से आने के मुझे लगे कुछ 1,05,000 डोंग, जो हमारी करेंसी में हो जाते हैं कुछ अराउंड 300 रुपये। और मुझे नहीं लगता सुबह ऐसा कोई ऑप्शन है यहाँ पर कि आपको जल्दी कोई ट्रांसपोर्टेशन, बस ट्रांसपोर्टेशन ऐसा मिल जाए। ये रही मेरी फ़्लाइट, 7:55 दिखा रहा है, गेट नंबर जी पे जाते हैं। जी कहाँ पर है? ABCD जी इधर है। लाइन तो अभी से लगती है। तो मैंने थाईलैंड से भी थोड़ी शॉपिंग करी थी और वियतनाम से भी थोड़ी शॉपिंग करी है, तो होपफुली कोई प्रॉब्लम ना हो यहाँ पर बैगेज को लेकर। तो बोर्डिंग पास ले लिया मैंने, और जिसका डर था वही हुआ। वैसे तो मैं इंडिया से थाईलैंड और थाईलैंड से वियतनाम जब मैं आया तो मैं 14 kg का लगेज लेके ही आया था। मतलब मेरा कैरी ऑन और लैपटॉप बैग दोनों मिला के 14 kg होता था, और कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आई मुझे। बट यहाँ पे उन्होंने बोला कि दोनों मिलाकर टोटल 9 kg होना चाहिए। तो उन्होंने मेरा जो जो बैग था, कैरी ऑन बैग, उसको चेक इन बैग बना दिया और $35 चार्ज किए मुझे। तो $35 इंडिया के हिसाब से होते हैं कुछ 3,000 रुपये। और ये जो फ़्लाइट है वियतनाम से बाली जाने की, मुझे पड़ी कुछ 7,500 में। तो मान लो कुछ 10,500 में फ़्लाइट पड़ी अब मुझे, क्योंकि इन लोगों ने मुझे लगेज नहीं ले जाने दिया। जबकि मैं इंडिया से थाईलैंड और थाईलैंड से वियतनाम इसी लगेज में आया था, और मुझे कोई चेक इन लगेज की ज़रूरत नहीं थी। बट इस बार वियतजेट वालों ने पैसे ले लिए मेरे से। मैंने एक यूट्यूबर का वीडियो देखा था कल रात को, उसके साथ भी यही हुआ था। मुझे इसीलिए लग रहा था कि मेरे साथ भी ऐसा होने वाला है, और हो भी गया। तो अगर आप वियतजेट से कोई भी फ़्लाइट कराते हो तो, और अगर आपका जो वेट है हैंड लगेज का 9 kg से ज़्यादा हो रहा है, तो चेक इन लगेज ले ही लेना। सस्ता पड़ेगा उस टाइम पे लेते हो। अगर आप बाली जाने के लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, वो मैं बाली का जब इमिग्रेशन क्लियर करूँगा उसके बाद बताऊँगा आपको। क्योंकि यहाँ पर तो उन्होंने मेरे से वैक्सीन सर्टिफिकेट मांगा, और उसके बाद उन्होंने मांगा रिटर्न टिकट। मतलब बाली से उसके बाद कहाँ जाने वाले हो, वापस इंडिया जा रहे हो। तो बस ये 2 ही डॉक्यूमेंट मांगे थे यहाँ पर। इमिग्रेशन पे अब कुछ नहीं मांगते, जब आप बोर्डिंग पास लेते हो तभी ये डॉक्यूमेंट मांग लेते हैं। तो इमिग्रेशन वालों का काम कम हो गया इसकी वजह से। और मेरी जो फ़्लाइट है वो कुछ 8 बजे है, और अभी तो 5:30 बज रहे हैं। मैं बहुत ही जल्दी आ गया एयरपोर्ट पे। ये देखो पूरा गेट खाली है, वहाँ पे 2-3 लोग बैठे हैं मेरे जैसे, और पीछे कोई नहीं है। तो बस 2 घंटे सो जाता हूँ यहाँ पर। उसके बाद फ़्लाइट में बैठ के जब मैं वियतनाम बोल रहा हूँ, बाली जाके क्या डॉक्यूमेंटेशन मांगते हैं इमिग्रेशन पे वो बता देता हूँ। जहाँ तक मुझे पता है वो लोग $35 मांगते हैं वीज़ा ऑन अराइवल के लिए। पहले इंडियंस के लिए फ्री था ये, और पर कोविड के बाद उन लोगों ने $35 लगा दिया। तो $35 मेरा यहाँ पे लगा लगेज में, और $35 मुझे देना है वीज़ा ऑन अराइवल के लिए। तो आज थोड़ा ज़्यादा ही खर्चा हो गया मेरा। प्लेन के अंदर मस्त विंडो सीट मिल गई मुझे। और वियतजेट की अच्छी बात यह है कि लेग स्पेस बहुत देते हैं, और एक अच्छी बात यह है कि मुझे मेरे बाजू में जो 2 सीट थी वो दोनों खाली है। तो यहाँ पे मस्त लंबा होके सो के जाऊँगा मैं। 3.5 घंटे की फ़्लाइट है ये। तो अभी मैं मिलता हूँ आप लोगों को सीधा बाली में। तो गाइस, वेलकम टू बाली। और अभी मैं जा रहा हूँ सीधा इमिग्रेशन पर, क्योंकि मुझे पता है लास्ट टाइम जब वियतनाम में मैं गया था इमिग्रेशन के लिए, कुछ 2 घंटे जितना लगा था इमिग्रेशन क्लियर करने में। इस बार जल्दी से इमिग्रेशन क्लियर कर देता हूँ। वैसे प्लेन आधा खाली था, इतने ज़्यादा लोग आए नहीं अभी, क्योंकि अभी ये जो मौसम चल रहा है थोड़ा बारिश का मौसम है। इस मंथ में कोई आता नहीं है बाली में।
वैसे इंडोनेशिया के बारे में आपको बताऊँ तो इंडोनेशिया जो है वो फ़िलीपींस की तरफ बहुत सारे आइलैंड्स में डिवाइडेड है, और बाली जो है उसका बहुत ही फेमस आइलैंड है। और बाली का जो ये एयरपोर्ट है ये है डेनपसार एयरपोर्ट, और यहाँ से कुता करके एक प्लेस है, वहाँ पे मैंने अपना होटल बुक किया है। तो यहाँ से मैं इमिग्रेशन करूँगा, उसके बाद यहाँ से टैक्सी लेके सीधा कुता चला जाऊँगा। सिम कार्ड जो है वो मैं बाहर से ही लूँगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत महंगे सिम कार्ड मिलते हैं, कुछ 1000 रुपये के आसपास में सिम कार्ड मिलता है यहाँ पे। और अगर बाहर से लूँगा तो मुझे वो सिम कार्ड पड़ेगा कुछ 500 रुपये पर वीक के हिसाब से। तो अभी इमिग्रेशन क्लियर करता हूँ और वीज़ा ऑन अराइवल ले लेता हूँ, और उसके बाद आपको बताता हूँ कि क्या रिक्वायरमेंट्स है बाली आने के लिए। तो चलो आ गया मैं एयरपोर्ट के बाहर। कुछ 10 से 15 मिनट लगे होंगे मुझे बस इमिग्रेशन और कस्टम क्लियर करने में। पूरा एयरपोर्ट ही खाली था यहाँ पर, तो इतने ज़्यादा टाइम नहीं लगा। ये सब मनी एक्सचेंज वाले यहाँ पर, मैंने वियतनाम से ही चेंज करा लिए थे। मेरे पास जो थाई बात पड़े थे, तो मेरे पास अभी इंडोनेशिया की करेंसी 4 लाख इंडोनेशियन रुपीज़ है। अगर इंडोनेशिया की करेंसी के बारे में बताऊँ तो हमारा 500 रुपये इनके 1 लाख रुपये होते हैं, तो हमारा 1000 रुपये इनके 2 लाख रुपये। तो मेरे पास इनके कुछ 4 लाख रुपये, मतलब 1500 से 2000 रुपये के आसपास मेरे पास है इनकी करेंसी में। तो मैंने सिम कार्ड नहीं लिया, सिम कार्ड मैं अभी सीधा बाहर जाके लूँगा, बाहर सस्ता मिलता है। तब इस एयरपोर्ट के वाईफाई से सीधा टैक्सी बुक करता हूँ और अपने होटल चला जाता हूँ पहले। तो मैंने सोचा था कि यहाँ पे एयरपोर्ट के वाईफाई से अपना गोजेक ऐप यूज़ कर लूँगा और अपने होटल चले जाऊँगा, पर यहाँ पर वाईफाई नहीं है। जो वाईफाई था वो वाईफाई एयरपोर्ट के अंदर था, बाहर है ही नहीं वाईफाई। पर फिर भी मैं सिम तो नहीं लेने वाला, मीटर वाली टैक्सी ढूंढ लेता हूँ, मीटर वाली टैक्सी से चला जाऊँगा। तो यहाँ पे क्योंकि वाईफाई नहीं चल रहा, मैंने पूछा कि मीटर से चला जाऊँगा टैक्सी से, पर यहाँ पर मीटर भी नहीं है टैक्सी में। तो इन लोगों में मुझे कुछ, मैंने जब अपना एड्रेस बताया तो कुछ 3 लाख इंडोनेशियन रुपया में मुझे बोला इन्होंने। तो मैंने प्राइस कम करा के 2 लाख में मनाया इनको। अभी यहाँ पे इंटरनेट नहीं चल रहा तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता। सिम कार्ड यहाँ पे जो एयरपोर्ट पे मिल रहा है वो 3 गुना ज़्यादा प्राइस पे मिल रहा है बाहर से। और टैक्सी तो अभी जाके देखूँगा मैं कितने में मिल रही है मुझे, क्योंकि 2 लाख हो गए इंडिया के हिसाब से, कुछ 1000 रुपये। देखता हूँ घर जाके रूम पे जाके वाईफाई ऑन करके कितने में पड़ा मुझे। मैंने सोचा था 500 के आसपास होगा, पर अभी कोई ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पर। कुत्ते आ गए मेरा वेलकम करने यहाँ पर पहले। हाय देयर, आई हैव बुकिंग। Your guest order single room, yeah? Yeah, single. Your room is ready. Ready. Sorry. Ready. Oh. Did text my father or another guest maybe order the want to rent motorbike? Oh no, not No, me. you- oh, Yeah, maybe other someone guest. else. Yeah. तो ये मेरा रूम ऐसा कुछ दिखता है। 1 प्राइवेट बेड और बाथरूम, और ये टीवी जो मैं देखने वाला नहीं, और एसी। इस रूम की प्राइस बताऊँ तो मुझे ये रूम पड़ा कुछ 700 इंडियन रुपीज़ पर नाइट के हिसाब से। मैंने कल बुक करा था इसको, अगर मैं इसको थोड़ी और जल्दी बुक करता तो थोड़ा और सस्ते में पड़ता, बट स्टिल इट्स गुड। मैंने 2 दिन के लिए ही बुक किया इसको, तो 1400 रुपये पे किए मैंने 2 रात के लिए यहाँ पर। तो अभी तो मैं जा रहा हूँ सिम कार्ड लेने के लिए, पर रास्ते में आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आपको भी बाली घूमने आना है तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। सबसे पहले तो आपको एक पासपोर्ट चाहिए होगा, पासपोर्ट जो कि जिसकी वैलिडिटी 6 महीने की होनी चाहिए एटलीस्ट। बाद सेकंड चीज़ जो आपको चाहिए वो है वैक्सीन सर्टिफिकेट, और तीसरी चीज़ जो चाहिए वो है इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, जो पॉलिसी बाज़ार से ले सकते हो आप। मैंने लिया था कुछ 900 रुपये का, पर यहाँ पे मुझसे पूछा नहीं था, पर अगर होगा तो बहुत अच्छा होगा। उसके बाद यहाँ पे मांगेंगे आपसे अपनी रिटर्न टिकट, बाली से बाहर जाने की या तो ऑनवर्ड टिकट। बस इतनी चीज़ चाहिए, और आपको यहाँ पे वीज़ा फ़ीस पे करनी पड़ेगी जो है $32 या $32 पे कर सकते हो, या तो इनकी करेंसी में 5 लाख रुपया पे कर सकते हो। अगर आपके पास कैश है तो अच्छा है, अगर नहीं है तो आप अपने फॉरेस्ट कार्ड से भी पे कर सकते हो। तो टोटल आपको इतने डॉक्यूमेंट चाहिए, एक पासपोर्ट, रिटर्न टिकट, इंश्योरेंस और कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट। तो ये 4-5 चीज़ें ही चाहिए बाली में आने के लिए। जो खर्चा क्या होता है उसका वीडियो तो मैं बाद में बनाऊंगा, आज अभी तो सिम ले लेता हूँ मैं पहले। एयरपोर्ट पे बहुत खर्चा हो गया, मैंने घर जाके फिर चेक किया था, मैंने कुछ 10 किलोमीटर के 1000 रुपये पे कर दिए, और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था उसके अलावा, क्योंकि अगर एयरपोर्ट से सिम लेता और फिर ऐप से मैं ऊबर करता, ऊबर मतलब यहाँ पे जो ग्रैब या गोजेक ऐप आती है, तो भी मुझे सेम ही पड़ना था। एक्चुअली में यहाँ एयरपोर्ट से एक बस भी आती है जो यहाँ सिटी तक आती है, जहाँ पे मैं रुक रहा हूँ। इस एरिया का नाम है कुता।
ये कुत्ता जो एरिया है वो बीच के लिए फेमस है, तो मैं अभी सिम कार्ड लेके बीच पर ही जा रहा हूँ। दिखाता हूँ आप लोगों को वो भी। कुत्ता में कुत्ता मेरे सिम कार्ड की शॉप। तो सिम कार्ड मुझे यहाँ से मिला कुछ 1 लाख इनके रुपए में, तो हमारे हो जाते हैं 500 रुपये के आसपास। यही सिम कार्ड एयरपोर्ट पे 2,50,000 में बेच रहे थे और यहाँ पे 1 लाख में बेच रहे हैं। तो ये फ़ायदा है एयरपोर्ट से ना लेने का सिम कार्ड। बस 5 मिनट में चालू हो जाएगा सिम कार्ड। 10 GB है और मैं यहाँ पे 1 हफ्ते के लिए आ रहा हूँ, तो 10 GB तो इनफ है मेरे लिए। तो ये जो सिम कार्ड मैंने लिया है उसका नाम है स्मार्ट फ्रेंड करके। अगर 6 GB और उसके बाद 4 GB मिलेगा, वो ख़त्म हो जाएगा, फिर भी इंटरनेट चालू रहेगा। स्लो स्पीड हो जाएगी जैसे जियो की हो जाती है। तो मैं तो हफ्ता रहने वाला हूँ, बाली में 4 दिन और जकार्ता में दूसरे 4 दिन। मेरे लिए तो परफेक्ट है ये वाला। ATM जाके थोड़े पैसे निकाल लेता हूँ पहले, कुछ 1 मिलियन रुपया निकाल लेता हूँ। 1 मिलियन होता है हमारा कुछ 5,000 जितना। इतना तो इनफ रहेगा 2-3 दिन के लिए। और फिर देखता हूँ, मेरे पास US डॉलर नहीं है, मैंने गलती कर दी, US डॉलर कैरी नहीं किया। मैंने किया होता तो सीधा कन्वर्ट ही कर देता यहाँ पर। कोई नहीं, ATM ढूंढता हूँ पहले, ATM जाके पैसे निकालता हूँ। फाइनली मिल गया ATM। मेरे पास एक 2 फॉरेक्स कार्ड है। फॉरेक्स कार्ड होने का फ़ायदा ये है कि कहीं से भी पैसे निकाल सकते हो और कहीं पे भी बिल पे कर सकते हो इंटरनेशनली। ओके, तो कितने पैसे निकालता हूँ? 1 मिलियन निकाल देता हूँ, मिलियनर हो जाता हूँ आज। 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 हम 10 लाख, 100, 1,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख से क्या मनी आ गए भाई। तो ये आ गए कुछ 1 मिलियन, मतलब इंडिया के हिसाब से 4-5 होते हैं, इन लोगों के 1 मिलियन होते हैं। एक नोट है वो कुछ 1 लाख रुपए की है, तो 10 नोट आ गए, गिन लेता हूँ। मैंने कुछ 1 मिलियन निकाले थे और ATM फीस 14,000 और 20,000 होते हैं, कुछ 34,000 इन लोगों की करेंसी। तो एक ट्रांजैक्शन के 180 रुपये काटे इन्होंने, जो कि ठीक है, वैसे तो इतना भी बुरा नहीं है। अगर मनी कन्वर्ट कराने जाता तो भी इतना ही होता कुछ। तो किसी भी कंट्री में अगर आपको सर्वाइव करना है तो आपको चाहिए पैसा और इंटरनेट, और दोनों चीज़ें मेरे पास आ चुकी है अभी। तो अभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस 4 दिन यहाँ पे रहने में। बस वो एयरपोर्ट पे प्रॉब्लम हुई थी, वो बस दिमाग में है कि मैंने 10 किलोमीटर के 1,000 रुपये दे दिए। कोई नहीं, होता है कभी कभी। ये कपड़ों का मार्केट है अंदर, और मैं तो नहीं जाने वाला कुछ भी खरीदी करने अब, ना आप लोगों को शायद दिखाऊंगा भी नहीं यहाँ पर। जो थाईलैंड में था, वियतनाम में था, वही चीज़ें यहाँ पर भी बेच रही है। प्राइस ऊपर नीचे हो सकती है। मेरे लगेज में अभी जगह नहीं है, क्योंकि आज मैंने कुछ 1,200 रुपये वैसे भी पे कर दिया आज सुबह, क्योंकि मेरा जो लगेज था वो ओवरवेट हो चुका था। वैसे तो ओवरवेट नहीं था, इंडिया और वियतनाम में उसी लगेज से घुमा था, पर पता नहीं क्यों वेट जेट वालों ने 1,200 रुपये ले लिए मेरे से। तो आ गया मैं बीच पर, ये देखो बीच। मुझे सनसेट देखना था, पर बारिश की वजह से लगता नहीं कि कुछ सनसेट ऐसा देख पाऊँगा। ये देखो बादल ही है, तो सनसेट तो क्या ही देखूँगा। पीस वाले बीच पर भी पटाया जैसा ही सीन है कि आप चेयर हायर कर सकते हो बैठने के लिए, वो वाली है। नारियल पानी पी सकते हो। मैं सोच रहा हूँ नारियल पानी पी लूँ। जाके प्राइस पूछते हैं इनको। एक्सक्यूज़ मी, हाउ मच फॉर वन? हाउ मच? 30,000. हाँ, 20? 25. And can I sit here? Is it? Free chair? Oh, yeah, I have one then. अच्छा, तो यहाँ पे बैठने का चार्ज नहीं है एक्चुअली। एक नारियल है कुछ 25,000 मतलब मान लो कुछ 100 या 80 रुपये के आसपास होता होगा। ये देखो, ये 50,000 की नोट, 50,000 रुपया की नोट। 25 वापस देगी मुझे, थैंक यू। ये आ गया मेरा नारियल। यस 25,000 में पड़ा नारियल। इन लोगों के हिसाब से 25,000, हमारे लिए नहीं। अच्छा है।
तो चलो अब आगे इस वीडियो को ख़त्म करने का टाइम। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो या मज़ा आया हो देखने में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलूँगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।